नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आधुनिक भारत व स्वतंत्रता संघर्ष। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष की बहुत डिमांड हो रही थी और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि एक मैराथन क्लास इससे हम करें और 150 क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे। और इन प्रश्नों में कोशिश की गई है कि पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाए, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। आप लोग प्रश्न पढ़ने के बाद में उत्तर देते चलेंगे, लेकिन सारा काम स्पीड से करेंगे। जब मैं उत्तर बताऊंगा तो मिलान करेंगे, अंत में अपना स्कोर भी आप शेयर कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पे भी, टेस्ट के तौर पे, हर तरीके से इसको देखिए। किसी भी परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको इसका फायदा नजर आएगा। और अगर देखते समय आपको लगता है कि ये क्लास वास्तव में उपयोगी है तो आप लाइक का बटन दबाएं। नहीं लगता है उपयोगी तो आपको लाइक का बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर लगता है कि ये आपके साथ किसी अन्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, तो उसको भी ये क्लास शेयर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। जो शुरुआत होती है आधुनिक भारत के इतिहास की 1707 के आसपास, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे लगे कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो कौन था ये? तो ये था मोहम्मद शाह। ठीक है ना, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1719 से 1748 के बीच में ये उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हुए हैं उनमें एक शासक हुआ है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के लिए जाना जाता है। शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में इसने बुलाया था और उर्दू के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे इसने कहा था, मतलब उर्दू का विकास करने के लिए। निम्न में से किनके मध्य 1731 ईस्वी में वारना की संधि हुई थी। तो वरना या वारना ऐसे लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, वारना की संधि। तो ये संधि कोल्हापुर के संभाजी छत्रपति और सतारा के साहू छत्रपति के बीच में हुई थी। कोल्हापुर के संभाजी और सतारा के साहू छत्रपति के बीच में हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाला जो बादशाह था वो अजीजुद्दीन था। कौन था? अजीजुद्दीन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 जून 1754 की बात है। वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ करके अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया था। आलमगीर द्वितीय की उपाधि अजीजुद्दीन की थी। आलमगीर द्वितीय अपने वजीर इमाद उल मुल्क का एक, आप कह सकते हैं, पेट शासक था, कठपुतली शासक था। इसका जो वजीर था वो इमाद उल मुल्क हुआ करता था। ठीक है। और उसके बाद में इमाद उल मुल्क ने इसकी हत्या कर दी थी। और 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन था? उस समय यही मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ही था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, 1757 को ये युद्ध हुआ था, 23 जून। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1764 में जो युद्ध होता है, तो मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था मेजर मुनरो। मुनरो के नाम से ये जाना जाता है, तो मुनरो था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये सब एक थे। और दूसरी ओर ये कैप्टन मुनरो जो था, मेजर मुनरो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरफ था, इसकी संयुक्त सेनाएं थी। और बिहार में बलिया के पास, थोड़ा सा और आप बिहार में पहुंचेंगे, जब यूपी का बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपको बक्सर मिलता है, वहीं पर ये लोग भिड़े थे। 3 घंटे तक युद्ध हुआ था और अंग्रेज इसमें जीते थे। प्लासी के युद्ध में जो कसर रह गई थी बक्सर के युद्ध ने, उसने मुहर लगा के पूरा कर दिया था। निम्न में से किस भारतीय को अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिविल सेवा से पदच्युत किया गया था। कौन भारतीय थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी में कंफ्यूजन होगा, बाकी ये दो तो आप कट कर लेंगे। कभी भी परीक्षा दीजिए तो आप पहले जो नहीं है बिल्कुल क्लियर उनको कट कर लीजिए। तो इनमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये 1871 की बात है, इन्होंने इस सेवा में प्रवेश किया था और 74 में इनको निकाल दिया गया था। 1874 में इनको निकाल दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फिर राष्ट्रीय
कांग्रेस में शामिल हुए, उसके अध्यक्ष भी बने, 1895 में भी अध्यक्ष रहे, 1902 में भी ये अध्यक्ष रहे। बंगाली नामक पत्रिका भी इन्होंने ही निकाली थी, एक पत्रिका थी बंगाली, 2 बार ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, एक बार 1895 में और एक बार 1902 में, तो ये 2 बार अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी से संबंधित है, कौन कौन सी संधि? बड़गांव, पुरंदर, सूरत, सालबाई। तो ये जो संबंधित संधियां हैं, ये चारों संधियां, इनका कालक्रम जो आपको कालानुक्रम है उसको सेट करना है। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776, वो भी मार्च में हुई थी, तो 1776 ये हो गई। दूसरी जो यहाँ पर दी हुई है सूरत की संधि, ये सूरत की संधि, ये तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए, ये 1775 ईस्वी में हुई थी, ये सबसे पहले हो गई। उसके बाद में आप बड़गांव में आएंगे तो ये 1779 में हो जाएगी, 1779, ठीक है, और ये जनवरी के महीने में। और जो सालबाई की संधि है, सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी। स्पष्ट हो गया ना कि सबसे पहले 3 होगा, 3 के बाद में कौन सा होगा? 2 होगा, 2 के बाद में आपका हो जाएगा 1, फिर होगा 4, तो 3 2 1 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अपने पतियों के साथ युद्ध के मैदान में जाने वाली महिलाओं की प्रथा को बढ़ावा दिया, किसने बढ़ावा दिया था कि पति के साथ जाएंगी, जो स्त्रियां हैं वो भी मैदान में जाएंगी, और इस प्रथा को सदाशिवराव भाऊ ने बढ़ावा दिया था, सदाशिवराव भाऊ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ तो उस समय राजा सूरजमल जाट ने भाऊ को परामर्श दिया था कि वह स्त्रियों व बच्चों को सैनिकों के साथ जो है भेजें और भारी तोपें और अन्य चीजें भी उनको दे, जिससे कि ये युद्ध जीत सके। लेकिन हुआ क्या कि मतलब इसमें उन्होंने, देखिए हुआ ये था कि इन्होंने ये कहा ये सब करिए, साथ में उन्होंने कहा भारी तोपें और अन्य असर की सामग्री जो है वो झांसी और ग्वालियर में ही छोड़ दिया जाए, किंतु उसने फिर ये माना नहीं था, कुल मिला के मतलब इसको माना नहीं था, लेकिन ये दिया था सदाशिव राव के समय, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये परामर्श दिया था। अगला जो प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1835 का जो अधिनियम है उसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 3 जुलाई 1936 की बात है, दोनों चीजें अलग हैं। ये कब दी, किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो 35 में, और इसको लागू कब किया गया? तो 3 जुलाई 1936 को इसको लागू कर दिया गया, और फिर 1937 में चुनाव के बाद में पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया। तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? शुल्क मुक्त व्यापार, और ये दिया था फर्रुखसियर ने। ये प्रश्न पहले भी हम देख चुके हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1717 ईस्वी की बात है, 1717, डेट याद करिए। इसी समय मुगल शासक था फर्रुखसियर, उसने एक फरमान जारी किया और उसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये मात्र, 3000 रुपये मात्र के वार्षिक शुल्क पे इसने क्या किया कि अगर इतना आप दे देते तो कोई अतिरिक्त चुंगी नहीं ली जाएगी, और उस पे व्यापार करने की सुविधा उनको दे दी, व्यापार करने का अधिकार उनको दे दिया था। ये फर्रुखसियर था। निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए, बसीन है, देवगांव है, पूना है, ग्वालियर है, ये 4 संधियां हैं, और उपरोक्त संधियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है कि कैसा इनका कालानुक्रम होगा, सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में 31 अक्टूबर की बात है, 31 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर, अक्टूबर नहीं, 31 दिसंबर याद करिएगा, 31 दिसंबर 1802 की बात है। एक तरफ बाजीराव द्वितीय, दूसरी तरफ अंग्रेज, उनके बीच में होती है बसीन की संधि। तो एक ये बसीन की संधि हो गई। दूसरी बात करें देवगांव की संधि, तो ये 1803 में, एक साल बाद होती है, 17 दिसंबर को, ये हो जाती है 1803 में। फिर जो पूना की संधि की बात है, ये 1817 में होती है, 1817। और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? ग्वालियर की जो संधि है, ग्वालियर की संधि 1817 में ये भी होती है, लेकिन पूना वाली जो संधि है ये जून में होती है, और ग्वालियर वाली जो संधि है ये नवंबर में 1817 में हुई थी। अब आप सेट कर लीजिए, सबसे पहले इसमें कौन सी हो जाएगी? पहली बसीन की संधि, फिर दूसरी, और फिर तीसरी, फिर चौथी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सारी डेट याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आजकल खूब दिए जा रहे हैं। और ये क्लास जिनका ऑप्शनल भी कहीं पे सब्जेक्ट वाला पेपर है, कहीं पे हायर एजुकेशन में, जीआईसी में, उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
साथ में जीएस के लिए रामबाण क्लास है, यूपीएससी देने जा रहे हैं उसके लिए है, यूपीपीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। निम्नलिखित में से कौन एक सिख मिशन नहीं था? सिखों में मिशल थे ना, तो अहलुवालिया था, दलेवालिया था, कन्हैया था, अलीवाल इनका कोई मिशन नहीं था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी खुक्कर भाकिया था, शहीद था, करोड़ खिंदिया था, निशान वालिया था, रामगढ़िया था, भंगी था, ये सब मिशन थे। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्वामी विवेकानंद, मतलब ये ए बी सी डी और 1 2 3 4, तो ये स्वामी विवेकानंद ये 1 में ही मानिएगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनिवेशन से रिलेटेड है, ए का 2। प्रार्थना समाज जो है ये एमजी रानाडे से रिलेटेड है, तो बी का 3। ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन राय से है, तो सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1 मिलाइए, 2 3 4 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। अमृतसर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लाहौर की संधि, मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी की मैत्री संधि। ये इसका भी कालानुक्रम, मैं सबकी डेट आपको बताया दे रहा हूं। अमृतसर की संधि जो हुई थी ये 1809 में हुई थी, नोट करिएगा इसी समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, ये डेट याद भी होगी। टीपू और अंग्रेजों के बीच में ये हुआ था। उसके बाद में टीपू इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था, याद है ना। और ये एक संधि हुई थी मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी और लाहौर, दो संधियां ये बची। लाहौर की जो संधि है ये आपकी हुई थी 8 मार्च 1846 को, 1846 की बात है। और जो मेवाड़ की संधि है, मेवाड़ और ये वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की मैत्री संधि, ये 18 में हुई थी, 1818। सेट कर लीजिए, तो सबसे पहले दूसरा, दूसरे के बाद पहला, फिर चौथा और फिर तीसरा, तो 2 1 4 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये प्रश्न आपसे छोटे छोटे करके भी पूछे जा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है यहां पर आपकी ज्यादा तैयारी कराना, तो मैं रिवाइज करा रहा हूं इस हिसाब से कि आपके सब प्रश्न तैयार हो जाए। कालानुक्रम लिखिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। काल कोठरी की घटना, कुछ भी याद हो, सन अगर याद है तब भी काम चलेगा, ये प्रश्न हो जाएगा। काल कोठरी की जो घटना हुई थी ये 1756 में हुई थी। डेट की जरूरत हो तो उसको भी कर लीजिए, 20-21 जून की बात है 1756 में। बक्सर का युद्ध आपको मैंने अभी कराया है, ये 1764 में हुआ था। मीर जाफर की जो मृत्यु है ये 1765 में हुई थी। पहले बक्सर का युद्ध हुआ तब तो वो था ही, फिर आगे 5 फरवरी को इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, 1765। अब ये मीर जाफर की मृत्यु 5 फरवरी को हो रही है और इलाहाबाद की जो संधि हो रही है ये अगस्त में हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद की यह घटना है, तो 1 2 3 4 ऐसे ही इसका सही सुमेलन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता था? तो ये थे अब्दुल लतीफ, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 1862 में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम मुस्लिम सदस्य भी ये बनाए गए थे। आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, मुसलमानों को उच्च शिक्षा के लिए जागृत किया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापार कंपनियों में से किस एक ने भारत में नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको अपनाया था? ये कौन था? तो ये था पुर्तगाली कंपनी जो थी, पुर्तगाली कंपनी, जो पुर्तगीज थे, पुर्तगीजों ने ये अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। यूरोपीय व्यापार करने जो कंपनियां आई थी यूरोप से, यानी यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां थी उनमें से पुर्तगाली लोग भी थे। तो भारत में नीले जल की नीति इन्होंने ही अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने इस नीति को लागू किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्मीड़ा इसको कहते हैं, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था उसी ने ही इसको लागू किया था। और ये मूल उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर और लाल सागर में जो अरबों के व्यापार का एक अधिकार था उसको समाप्त करने के लिए ये सब पॉलिसीज ने लागू की थी। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है? हार्टोग कमेटी और फ्रेजर कमीशन। तो हार्टोग कमेटी शिक्षा से संबंधित है और फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार, दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये 1929 की है, इसी समय याद कर लीजिए, हार्टोग कमेटी। और ये पुलिस आयोग जो गठन किया गया था ये 1902 की बात है। ये थे एंड्रयू फ्रेजर, पुलिस आयोग इन्हीं की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। पुलिस प्रशासन में जांच पड़ताल करना इनका उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 13 में चीन और चाय के साथ, चाय का व्यापार, चीन और चाय का व्यापार ये रखा था, और 33 में इसको भी समाप्त कर दिया था। तो 1833, 1813 का जब आया था तो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इसका एक अधिकार बना रह गया था, लेकिन 33 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो 13 के बाद में ये दो, तीसरा जो 33 आया,
तो दूसरा ये जो पड़ाव था इसमें ये दोनों समाप्त कर दिए गए थे। सर हरकोर्ट बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई थी, काहे के लिए इसकी नियुक्ति हुई थी? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए 1927 की बात है, बटलर समिति की एक नियुक्ति की गई और भारत की जो देसी रियासतें थी और ब्रिटिश सत्ता जो थी उनके संबंधों की जांच करना इसका मुख्य विषय था, यही मुख्य उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने विधि सम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया, यह कथन है। दूसरा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में उस समय प्रचलित वैयक्तिक सिविल कानून को मान्यता प्रदान की गई, तो वैयक्तिक सिविल कानून को मान्यता नहीं दी गई, दूसरा गलत है। पहला इसमें सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैयक्तिक सिविल कानून को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिंक ने विधि सम्मत शासन की आधुनिक अवधारणा को भारत में शुरू किया था। कॉर्नवालिस और बेंटिंक दोनों जाना जाता है इसके लिए। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? डलहौजी में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाया जाना, यह भी सही है। मुंबई से थाने तक रेलवे का खोला जाना 1853 की बात है, यह भी सही है। 53 में ही इसने डाक वाला जो तार सेवा है ये भी हुआ था। आंग्ल जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है 1852 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1992, उस समय ये नहीं था, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उस समय डलहौजी नहीं था। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने वाला गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? तो गवर्नर जनरल कहा जाने वाला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमारी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपको उसमें मिलते हैं, जो व्याख्या में बोल रहा हूं ऐसी व्याख्याएं हम लोग उसमें आपको देते हैं। एक प्रश्न आप टेस्ट सीरीज में करते हैं तो 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके और एक्स्ट्रा तैयार होते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर 6307281212 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर जानकारी आपको ले लेनी है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन लागू किया गया था? तो द्वैत शासन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1919 का जो 19 को और 19 को 2 भागों में बांटिए, बराबर हो गया ना 2 भाग, तो द्वैत शासन ऐसे करके याद कर लीजिए। तो 1919 का जो भारत सरकार का अधिनियम है उसके अंतर्गत द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। मतलब क्या था? प्रांतीय सरकार के सभी विषयों को हस्तांतरित और सुरक्षित नामक 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था। सुरक्षित जो मामले थे वो गवर्नर के पास है ना, गवर्नर द्वारा अपने कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के सहयोग से संपादित किए जाते थे, और जो हस्तांतरित मामले थे वो गवर्नर लोकप्रिय मंत्रियों के सहयोग से कर लेता था उन पर निर्णय। पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई, ये सब जो विषय थे ये सुरक्षित श्रेणी में रखे गए थे। शिक्षा, समाज कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, तो जो जिम्मेदारी वाली बातें हैं उन सबको हस्तांतरित में रख दिया गया, जहां से आय होती थी उनको सुरक्षित श्रेणी में रख दिया गया। तो द्वैत शासन प्रणाली यही थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा, बंगाल का विभाजन, शिष्ट मंडल शिमला वाला और मुस्लिम लीग का जन्म। सबका सन आपका अगर तैयार है तो आप कर पाएंगे। बंगाल विभाजन आपको पता है 1905, शिमला शिष्ट मंडल आपको पता है 1906, 1 अक्टूबर की बात है। मुस्लिम लीग का जन्म आपको पता है, मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ था? तो ये भी दिसंबर 1906 में हुआ था, दिसंबर 1906। तो यहाँ ये अक्टूबर में हुआ है। शिमला शिष्ट मंडल 1 अक्टूबर को। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, और इसके बीच में ये देखिए सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा ये 1911 में हुई है, 1911 में। अब सेट कर लीजिए, तो बंगाल का विभाजन सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद में आपका होगा शिमला शिष्ट मंडल, फिर चौथा और फिर पहला। 2 3 4 1, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी समय ये डेट रट लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? बांडीवास दिया है, बक्सर है, अंबर है, प्लासी। तो सबसे पहले आपका अंबर का युद्ध नोट करिए, 1749 में ये अंबर का हुआ था। अंबर, अंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद में अंबर का जो युद्ध हुआ था ये मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित किया था। प्लासी का युद्ध 57 में हुआ है, तो 1757 में आप नोट कर लीजिए प्लासी। अगला कौन सा है? वांडीवास। वांडीवास की अगर हम बात करें, एक बक्सर भी दिया हुआ है, बक्सर भी है, तो बक्सर, बक्सर आप नोट कर लीजिए 1764, ये बक्सर, और एक बचा वांडीवास। जो वांडीवास का युद्ध है यह 1760 में हुआ है, 1760 में हुआ है वांडीवास।
तो पहला दूसरा, पहला हो जाएगा अंबर, फिर हो जाएगा प्लासी, अंबर प्लासी, फिर बांडीवास, फिर बक्सर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंबर प्लासी बांडीवास बक्सर। नोट करिए, इसी समय तैयार करिए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। नोट करिए, कहां हुई थी? लखनऊ में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और साथ में थे एनजी रंगा। एनजी रंगा इसमें महासचिव बनाए गए थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो एनजी रंगा ये सचिव बनाया गया था, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। तो ये 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। जोनाथन डंकन, थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस और हार्ट मैकेंजी। यहां पर आपको सुमेलित करना है। तो जोनाथन डंकन, ये बनारस का अस्थायी बंदोबस्त जो था ये इन्हीं का था, तो ए का हो गया 4। थॉमस मुन्नो की अगर हम बात करें तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये 3 इसका हो जाएगा। कार्नवालिस की अगर हम बात करें तो कार्नवालिस का ये बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 2 हो जाएगा। और हाल्ट मैकेंजी की अगर हम बात करें तो ये महालवाड़ी बंदोबस्त, तो ये 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका नाम याद कर लीजिए, अलग अलग भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। द इंडियन करेंसी या फाउलर कमीशन, द रॉयल कमीशन यानी चैम्बरलैन ऑन इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी आपको सुमेलित करना है, सॉरी क्रम से लगाना है, कालानुक्रम इसमें व्यवस्थित करना है। तो फाउलर कमीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही आया था, 1898 की बात है, फाउलर कमीशन 1898। और 1898 में इसके बाद में ये जो चैम्बरलेन है, चैम्बरलेन कमीशन जो है 1913 में आता है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, 1921, 1921 याद कर लीजिए, ये चैम्बरलेन वाला 1913 है। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपको पता होगा, ये 1935। क्रम से ही सब लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न में 4 फैक्ट, 150 क्वेश्चन में मान के चलिए 500 से 700 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही तिथिक्रम क्या है? मैकडोनल्ड आयोग, तो इसको भी सेट करना है। मैकडोनल्ड आयोग जो था, ये एक थे एंटोनी मैकडोनल्ड, 1900 की बात है, 1900, सन 1900 में एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में कर्जन ने इसका गठन किया था। और उसके बाद में फिर 1901 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। 1916 में औद्योगिक आयोग की स्थापना सबसे पहले की गई थी, 1916 में। और भारतीय उद्योगों और व्यापार को स्थापित करना इसका उद्देश्य था। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना उसके बाद में पूछा जा रहा है, तो ये 1921 में हुई थी। इब्राहिम रहीमुल्ला इस आयोग के प्रधान बनाए गए थे, इब्राहिम रहीमुल्ला, याद करिए। और ये 1921 में हुई थी। तो इस तरीके से 1 2 3, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब इनका क्रम से अगर आप सेट करेंगे। अगला जो प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन था? पूछ लिया गया आपसे, सिंपल सा प्रश्न, 1938 की बात है, विचार करिए। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये राष्ट्रीय योजना समिति, प्लानिंग जो कमेटी की बात हो रही है, योजना समिति, तो ये जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण पदों पर यही रहते थे 1938 में। अगला जो प्रश्न है, आरसी दत्त द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी गई, क्या ये सही है? और दूसरा यहाँ पर दिया है कारण कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आरसी दत्त की पुस्तक नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और इस तरीके से यहाँ पर ए गलत और आर सही हो जाएगा, ए गलत आर सही डी हो जाएगा। कभी कभी ये सी पे भी रहता है, उल्टा कर देते हैं, तो पढ़ के उत्तर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था, कितना जमींदार लोग पाते थे? तो 1/11, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1/11 यानी लगान का 89% सरकार ले लेती थी, और जो 11% होता था वो जमींदार लेते थे, ठीक है। और 1784 में जब ईस्ट इंडिया एक्ट आया, तो कंपनी को बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी। और फिर 1786 में कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। तो कार्नवालिस ने ही, कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, याद रखना, कार्नवालिस ने ही इसको शुरू किया था। पहले इसको कम समय के लिए शुरू किया गया था, फिर आगे उसको बढ़ा दिया गया था। 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की, लेकिन उसके बाद में 1793, कभी कभी सेम पूछा जाता है
कि कब ये लागू हो गई, तो 1793 आप टिक कीजिएगा। 1790 में ये शुरू हुई 10 वर्ष के लिए, लेकिन 93 में इसको ट्रायल छोड़ के कहा गया परमानेंट कर दिया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? और ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो थे बहुत बड़े विचारक, ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, इन्होंने कहा। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है, ऐसी बातें भी इन्होंने कही थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और ये आरसी दत्त, ये तीनों हो जाएंगे। ये जो अर्थशास्त्री लोग हैं ये सब आलोचना करते थे उपनिवेशवाद का। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह न दिया जाना। धनिक वर्ग कोई स्वतंत्र विकास ऐसा चाहता ही नहीं था उद्योग का, ये इसका मुख्य कारण था। पूंजी की कमी नहीं थी, विदेशी पूंजी तो थी, प्राकृतिक संसाधन तो जो आज है इससे ज्यादा थे। भारी उद्योग का अभाव इसका कोई कारण नहीं था, अगर ये होता तो उद्योग विकसित हो जाते। निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोहों का सामान्य कारण था? मतलब जो जनजातीय विद्रोह हुए उनके बहुत सारे कारण अलग अलग क्षेत्र में थे, लेकिन एक सामान्य कारण क्या था? तो औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना। जनजातियां अपना एक निश्चित क्षेत्र में जंगलों में रहती थी, वहां अपना जीवन यापन करती थी। अब वो जो अलग रह रही है उनकी अपनी जिंदगी है, अंग्रेज लोग वहां पे भी हस्तक्षेप कर रहे थे, तो इन लोगों ने इसी बात पे, ये हर जगह कॉमन कारण था, इस बात पे विद्रोह कर दिया था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे आरसी मजूमदार। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार ने 1857 ईस्वी का जो विप्लव हुआ उसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है। और ये जो थे ये ऐसे मतलब ये भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने नहीं माना, सिपाहियों द्वारा कहा गया कि ये विद्रोह है मात्र, ऐसा इन्होंने कहा। पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 की विप्लव को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्न में से कौन था? तो सॉरी 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 ये जो है आरसी में, मैं यहाँ पे गलत थोड़ा सा बता गया, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ गया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। 37 नंबर प्रश्न, फिर से इस पे चलते हैं। मैं अगला प्रश्न इसमें पढ़ के व्याख्या करने लगा था। ये नीचे जो प्रश्न दिया है, दोनों दोनों में मजूमदार आ गए ना, तो मेरा ध्यान उन पे चला गया था। फिर से हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार एस एन सेन था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 की विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएंगे आरसी मजूमदार। कौन हो जाएंगे? आरसी मजूमदार। क्वेश्चन ये पढ़ा, ऑप्शन मैंने वहां पे टिक कर दिया, ऑप्शन सेम है ना, इस कारण से। तो आरसी मजूमदार ये हो जाएंगे, ठीक है। और सेन जो थे ये सरकारी इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है वीडी सावरकर। 1857 ईस्वी में विद्रोह के स्वरूप के विषय में अलग अलग मत है। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी, लेकिन जो वीडी सावरकर थे उन्होंने कहा यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 उन्होंने पुस्तक लिखी और उसमें ये विचार अपने व्यक्त किए। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, रिवार्ड था 50,000 का? कौन था? तो ये था फैजाबाद का मौलवी। फैजाबाद के जो मौलवी थे अहमदुल्लाह। तो अहमदुल्लाह से विद्रोह के कारण, विद्रोह के दौरान अंग्रेज बहुत डर गए थे और उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम इन्होंने घोषित कर दिया था। वैसे फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, मौलवी अहमदुल्लाह। ये भी प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाता है। वैसे ये मूल रूप से ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, आरकाट के, फैजाबाद में आकर बस गए थे। जो अहमदुल्लाह है, मौलवी अहमदुल्लाह तमिलनाडु के रहने वाले थे, आरकाट के, और यहाँ आके बस गए और उसके बाद में फिर इन्होंने संघर्ष किया। भारत के निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? इतने नालायक थे अंग्रेज। ये वेलू थेम्पी थे दीवान, उनको उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया था और आरोप लगाया कि अंग्रेजी शासन विरोधी नेता है ये और जनता में भय फैलाते हैं, है ना। तो
अब विरोधी है तब तो ये तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भय फैलाते हैं, ये तो इन्होंने बहाना बनाया। ठीक है। त्रावणकोर रियासत के थे दीवान ये वेलुथम्पी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? और ये थे गालिब। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 का विद्रोह इन्होंने अपनी आंखों से देखा। और इनका वैसे नाम क्या था? मिर्जा असद उल्लाह बेग खां। असद उल्लाह बेग खां। और 1879 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 15 फरवरी को। और उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर ये थे। और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गालिब को। गालिब का नाम था मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब, तो मिर्जा गालिब इनको कहते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये जो खिताब दिया था वो दिया था वक्त खां। किसको दिया था? बहादुर शाह ने दिया था वक्त खां को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? वैसे पुनर्जागरण के जनक तो कौन होते हैं? राजा राम मोहन राय। लेकिन पश्चिमी भारत में एमजी रानाडे को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र में इन्होंने दक्कन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। तो पश्चिम भारत में इनको पुनर्जागरण का जनक। और एक प्रश्न पूछा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है? कहां का सुकरात? महाराष्ट्र का सुकरात, सेक्रेटरीज ऑफ महाराष्ट्र किसको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हीं को कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार लाना। तो सामाजिक धार्मिक सुधार लाना ही इसका उद्देश्य था शुरुआती। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए निर्दिष्ट कूट से बताइए। प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज के बाद में दिया है आर्य, फिर ब्रह्म, रामकृष्ण मिशन। शुरू करिए ब्रह्म समाज से 1828। फिर आ जाइए आप आर्य समाज पे 1875। प्रार्थना समाज पे आइए, तो प्रार्थना समाज 1867 हो जाएगा। अब कौन सा बचा? रामकृष्ण मिशन 1897 में नोट कर लीजिए, सेट कर दीजिए। 1828 यानी कि 3, फिर 2, और नहीं 1875, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 3, 1, 2, 4। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्य समाज 1875, ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, और फिर रामकृष्ण मिशन जो है ये 1897 स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, दी प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? और ये पुस्तक है राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक है। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता इन्हीं को कहा जाता है। और 1833 में इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पे इनकी समाधि भी बनी हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 की विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो जिहाद का प्रचार मौलवी अब्दुल्लाह ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार 1857 में। और ये फैजाबाद, अभी जिसकी चर्चा हमने की थी, फैजाबाद और शाहजहांपुर में विद्रोह को नेतृत्व भी इन्होंने प्रदान किया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित करना है। समाचार पत्र अधिनियम, अपराध अधिनियम, और भारतीय प्रेस अधिनियम, आपातकालीन शक्तियां, और भारतीय प्रेस अधिनियम, फिर एक और है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसको आपको बताना है इसको कौन कौन से सुमेलित है। तो इनमें देखिए, जो समाचार पत्र अधिनियम है ये 1908 ईस्वी का है, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ये सही है। ठीक है। और इसको जो पारित किया था, लॉर्ड कर्जन की नीतियां जो थी, तो उनसे जब अशांति उत्पन्न हुई तो राष्ट्रीय कांग्रेस में जो एक दल था उसने फिर हिंसक घटनाएं चालू कर दी। तो समकालीन समाचार पत्रों ने भी सरकार की फिर कड़ी आलोचना चालू की। तो इसी को दबाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। दूसरा जो भारतीय प्रेस अधिनियम है, प्रेस अधिनियम 1931, ये भी सही दिया है। तो भारतीय प्रेस अधिनियम गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो सरकार ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम फिर पारित किया था, प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार
से रोकने के लिए, वो दब ना पाए, मतलब हो ना पाए प्रचार, दबाने के लिए भारतीय प्रेस अधिनियम ये 1910 का है। और भारतीय प्रेस अधिनियम सरकार ने अपने हाथों को अधिक मजबूत करने के लिए लागू किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1878 का है। देसी समाचार पत्र अधिनियम ये इसको कहते हैं। और उससे सरकार ने भारतीय भाषा के जितने भी समाचार पत्र थे उनको और ज्यादा नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सारे सुमेलित दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी स्थापित की? और यह स्थापना की थी नवाब अब्दुल लतीफ ने। नवाब अब्दुल लतीफ जो थे, इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। मुसलमानों में कुछ शिक्षा का विकास, पश्चिमी स्तर की शिक्षा का विकास हो सके, उसके प्रति जागरूकता हो सके, ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्ति भी कुछ जागृत करना इनका उद्देश्य था। तो ये थे नवाब अब्दुल लतीफ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं? अब ये जो प्रश्न है ये आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है। अलग अलग करके कहने का मतलब क्या है? पूछ लिया जाए ज्ञान योग पुस्तक किसकी है, कर्मयोग पुस्तक किसकी है, राजयोग पुस्तक किसकी है, तो आप इन सभी का उत्तर याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद की ये पुस्तकें हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें भाग लिया था। और वो भाषण पूरे संसार को इतने, मतलब अभी सबको याद है, इतने आंतरिक तौर पर प्रभावित करने में सफल रहा था कि अभी भी कोई उसको भूला नहीं है। और इस विश्वविख्यात सामाजिक संत की जो छवि थी, वो ऐसी छवि प्राप्त करना किसी के लिए बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ही ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तकें लिखी थी। भारत को अंधविश्वासों की धरती मानने वाले कौन से बेंथमवादी थे? तो वेंटिक, मेटकाफ और कैनिंग। ये अंग्रेजों ने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। इस नए चिंतन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? विवेकशीलता, तर्क और विज्ञान में विश्वास, मानववाद, मानव में प्रगति करने की क्षमता, ये सारी चीजें। तो परंपरावादी दृष्टिकोण रखने वाले भारत में यथासंभव कम से कम जो परिवर्तन थे उनके पक्षपाती ये थे। और इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले जैसे कौन थे? ये थे केनिंग, बेंटिंग, एल्फिंस्टन, मेटकाफ, मुनरो, मैल्कम, है ना, एडमंड। ये लोग जो थे ये अंधविश्वासों की धरती मानने वाले ये लोग थे, ठीक है। और ये बेंथमवादी इनको कहा जाता है, बेंटिंग, मेटकाफ और केनिंग। खास करके ये जिनका ऑप्शनल का पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सैडलर कमीशन का संबंध किससे है? तो सैडलर कमीशन आपका शिक्षा से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1917 की बात है। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक थे डॉक्टर एम सैडलर। तो डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसमें दो भारतीय भी थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। दो लोग भारतीय भी थे, ये भी ध्यान रखना है इसमें। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तर स्तरीय शिक्षा पर भी इन्होंने अपना मत व्यक्त किया था। निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? तो ये थे एमजी रानाडे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर की थी? महाराष्ट्र में की थी विधवा विवाह मंडल की स्थापना। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? वह शुद्ध वैदिक सिद्धांतों को मानते थे, सही है। उनका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास, सही है। मूर्ति पूजा का निषेध, गलत है। वह विज्ञान टेक्नोलॉजी के आधुनिक विकास को स्वीकार करते थे, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन गलत है। वो मूर्ति पूजा का निषेध नहीं करते थे। मानव समाज के हित के लिए, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और परमार्थिक उन्नति के लिए हर एक तत्व उनके लिए महत्वपूर्ण थे। और अगर किसी भी तरीके से हो सकता है मूर्ति पूजा से भी, तो निषेध उन्होंने नहीं किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दो प्रश्न यहां से आपके ऐसे ही तैयार हो रहे हैं कि जो भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की है। और इसकी 1905 में इन्होंने स्थापना की थी। कहां पे की थी? पूना में की थी। कहां पे? पूना में, पुणे जिसको कहते हैं, पुणे में इनकी इसकी स्थापना की थी। इसमें श्रीनिवास शास्त्री भी आपको मिल जाते, एनएम जोशी भी इसमें थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू भी थे,
जी के देवधर थे, ये सब इसमें थे। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कठिन कठिन प्रश्न है, सरल तो सब लोग पढ़ाते ही हैं, मैं भी सरल पढ़ाने लगूंगा तो कठिन कौन पढ़ाएगा? तो हम लोग यहाँ पर कठिन सरल सब मिक्स डिस्कस करते हैं। स्तरीय प्रश्न पढ़िए। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? गवर्नर जनरल कौन कब आया था? कैसे? ये बेसिक प्रश्न है, सबके रटे होते हैं। जब कठिन पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को कौन तैयार कराएगा? तो ये सब जिम्मेदारी हमारी है। हमारी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे प्रश्न आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप ऐसे प्रश्न पाएंगे। आरओ की पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, लगातार उसमें एडमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन रैंकिंग भी उसमें होती है, पीडीएफ आपको दिया जाता है, तो आप उसको करिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए नागरिक विद्रोह के दो प्रसिद्ध नेता सिद्धू तथा कान्हू कौन से संप्रदाय के थे? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो ये विद्रोह हुआ था, इसमें ये संथाल थे, संथाल संप्रदाय के थे, सी ऑप्शन समुदाय के थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समय है 1855-56 का, संथाल विद्रोह जब हुआ, और राजमहल की पहाड़ियों झारखंड में इसका यह स्थान था जहां पर यह हुआ था, और महाजन और व्यापारियों के विरुद्ध था। बाद में ये पुलिस, गोरे, काश्तकार, रेलवे, अभियंता, अधिकारी सबके विरुद्ध हो गया जो भी उनके खिलाफ आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है, और इस आंदोलन ने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। बंगाल में ये शुरू किया गया था और ये वहीं पे रह गया, उत्तरी बंगाल के कुछ जिलों में ही विशेष तौर पर इसने काम किया, संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं किया था। 1946 की बात है, 1946 सितंबर की बात है, प्रांतीय किसान सभा द्वारा यह शुरू किया गया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को किस प्रदेश में संगठित किया? तो ये संगठित किया था इन्होंने अवध में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1919 में, 1919 का अंत समय चल रहा था, लास्ट में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना वहां पर हुई। तो झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें भूमिका निभाई। बाद में आंदोलन जब और तेजी से बढ़ा तो बाबा रामचंद्र जब आए 1920 में, वो बहुत तेजी से उन्होंने इस आंदोलन को चमकाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, और इन्होंने अवध में, वहां से आके अवध में किसानों को संगठित किया। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा इन्होंने ही गठित की थी, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही? मोपला विद्रोह केरल, बिल्कुल सही है। कोका पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, याद कर लीजिए। चुआर विद्रोह जो हुआ था, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पर? वेस्ट बंगाल, चुआर विद्रोह। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दीदी के यहाँ ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, खेला जहां पे हुआ इस बार, तो ये याद रखना, चुआर विद्रोह वेस्ट बंगाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में नहीं, और ये हुआ था 1768 ईस्वी में, मिदनापुर जो जिला पड़ता है वहां पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। अब इसमें सब आप जानते हैं। नील विद्रोह जो हुआ था ये 1860 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1856। भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ उसके जस्ट पहले 57 में वो हुआ है, और 56 में ये संथाल विद्रोह। दक्कन जो दंगे हुए ये 1875 की बात है। सिपाही विद्रोह 1857, आप जान ही रहे हैं, 1857। अब सेट कर लीजिए, तो संथाल हो जाएगा दूसरा, फिर सिपाही हो जाएगा चौथा, फिर पहला नील, और फिर हो जाएंगे दक्कन दंगे। 2 4 1 3, 2 4 1 3, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जो जुड़ा हुआ था ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक मुंडा जनजातियों ने कई बार अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, कई बार ये हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में जो ये बिरसा मुंडा थे, इन्होंने मुंडा विद्रोह किया। और उलगुलान का मतलब है महान हलचल, है ना। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और अंतिम रक्त प्लावित जनजातीय विद्रोह था। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी इसमें शहीद भी हुए थे, तो ये ध्यान रखना। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पे आधारित है? दो प्रश्न। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। आनंद मठ किसका है? चटर्जी का। और ये सन्यासी विद्रोह पर इसका कथानक आधारित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वारेन हेस्टिंग्स उस समय था, वारेन हेस्टिंग्स का अभियान
एक चला, उसके पश्चात ये विद्रोह दबाया गया था, सन्यासी विद्रोह, और ये पूरी कहानी इसमें आपको मिल जाएगी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो धार्मिक शिक्षा की वकालत मदन मोहन मालवीय ने की थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हो गई थी 1857 में। 1854 में चार्ल्स का वुड डिस्पैच आया लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में फिर कंप्लीट हो पाई, जब विद्रोह हुआ था उसी समय। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी मैंने आपको बताया कि ये शिक्षा से संबंधित था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वुड घोषणा पत्र, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे उस समय चार्ल्स वुड। उन्हीं के द्वारा 19 जुलाई, डेट भी मैं आपको बताया दे रहा हूं, 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी भारतीय शिक्षा पर। वुड का डिस्पैच इसको कहा जाता है। 100 अनुच्छेद थे इसमें। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। नोट करते रहिए सब। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और इसी के तहत मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई थी। किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये उस समय काल किसका था, किसका समय चल रहा था? तो काल था ये वारेन हेस्टिंग्स का। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ये हुआ था, और वारेन हेस्टिंग्स ने ही इसकी प्रस्तावना लिखी थी। तो पूछा जाए भगवत गीता का जो अनुवाद हुआ उसकी प्रस्तावना, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके जोनाथन डंकन थे। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1784 ईस्वी की बात है, और ये विलियम जोन्स, जो हेस्टिंग के सहयोगी थे, विलियम जोन्स, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और एशिया में सामाजिक एवं प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व, इन सब पे शोध करने के लिए। फिर 1791 में रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन, उन्होंने संस्कृत विद्यालय खोला था। तो 1791 और ये 84, तो 84 में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और ये संस्कृत विश्वविद्यालय 91, ध्यान रखना, जोनाथन डंकन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो भारत में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया था। और ये मदरसा जो स्थापित किया गया था, ये कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के क्षेत्र में इस मदरसे की स्थापना की गई थी। चार्ल्स विल्किंस भी इसी समय के हैं। ये सब भी, विलियम जोन्स भी 1784 में स्थापना करते हैं, 84 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की बंगाल की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया, इनके संपादक से मिलान करना है। मिलाइए। समाचार दर्पण मार्समैन का था, चौथा मिला दीजिए। मिरातुल अखबार आपको पता है राजा राम मोहन राय का था, पहला। केसरी को आप सेट कर दीजिए बाल गंगाधर तिलक से, दूसरा। और यंग इंडिया को आप कर दीजिए महात्मा गांधी से। तो 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद कर लीजिए इसी समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, और इसका प्रकाशन पाक्षिक होता था। इसे जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया। ये समाचार पत्र कौन सा था, नाम पूछा जा रहा है, तो ये था बंगाल गजट। सीधे पूछा जाता है अगस्तस हिक्की की इसमें से कौन सी पाक्षिक ये पहल थी या समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट। ठीक है, और 1780 में प्रकाशित किया गया था। सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे दी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन से हैं? कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी लाला लाजपत राय। तो इसमें पहला और दूसरा तो सही है, केसरी लाला लाजपत राय नहीं, ये बीजी तिलक का था, बाल गंगाधर तिलक का था केसरी। तो पहला दूसरा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लाहौर से लाजपत राय द्वारा वर्ष 1920 में उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो 1920 में किया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, लाहौर से किया गया, और इसका नाम था वंदे मातरम। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1916 में किया, और यह पत्रिका केवल गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो
ये प्रकाशन 1916 में नहीं, ये 1903 में किया गया था, गांधी के द्वारा किया गया था, लेकिन 16 में नहीं किया गया था। और ये पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी सब में प्रकाशित होती थी। तो अंग्रेजी गुजराती केवल दिया हुआ है, गलत है। तमिल अंग्रेज और हिंदी भी इसमें जोड़िए, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे, तब इन्होंने इसको शुरू किया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो इस समाचार पत्र का नाम केसरी था, अभी भी हमने पहले किया था। और ये निकाला था 1881 में। एक और याद कर लीजिए, मराठा, मराठा और केसरी दोनों इन्हीं के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी? 1778 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जब आया तो रातों रात अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दी गई, रूपांतरित कर दी गई। तो ये एबीपी, अमृत बाजार पत्रिका, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 78 में इसको रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया गया था। गांधी जी के अतिरिक्त रामायण आख्यान का राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो ये थे बाबा रामचंद्र और राजन अनथैया। ठीक है, रामायण आख्यानों का प्रयोग ये करते थे लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोक जन जागरण के लिए इसका प्रयोग करते थे। गांधी जी भी ऐसा प्रयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बोस, ह्यूम, ये सब थे। सूर्यसेन का इनसे कोई मतलब नहीं था। सूर्यसेन 1934 में इनको फांसी दे दी गई थी, और जनवरी 1934 में इनको फांसी दी गई थी। चटगांव सत्रागार पर जो हमला हुआ था और अस्थायी सरकार की इन्होंने स्थापना की थी, घोषणा की थी, इसी कारण से। और सूर्यसेन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी, ये ध्यान रखना। और वहां जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो चटगांव में थी, उसकी उस शाखा के ये संस्थापक थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, और दूसरा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। अगला जो यहां पर है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, दूसरा दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन और इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें दूसरा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कलकत्ता दिया हुआ है, ये लंदन में था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये गलत है। और एक बात की जाए, ये इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे नजर आ जाता है तुरंत, तो इंडियन एसोसिएशन ये कलकत्ता में था, बॉम्बे में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरा और चौथा, आंसर तो डी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन और नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये दोनों सही है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी लंदन में है, तो ये तीनों लंदन में याद कर लीजिए ऊपर के। और इंडियन एसोसिएशन जो है चौथा, ये यहाँ पर कलकत्ता। निम्नलिखित संगठनों को क्रमवार व्यवस्थित करें। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। बताइए। बॉम्बे एसोसिएशन ये 1852 की बात है, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, तो नौरोजी के द्वारा ये हुआ था। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, टी आनंदचार्लू, ये 1884 की बात है, 1884, और इसकी स्थापना हुई थी। और अगला जो दिया हुआ है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का है, ये है 1876। और इंडियन लीग, इंडियन लीग की अगर हम बात करें तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष की है 1875, 1875। तो 52, 75, 76, 84, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। और 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और 86 में इसका विलय इसी में हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने विधि सम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया। और भारत में जो ये पहला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। कानून में सुधार भारतीयों द्वारा किया गया, तो भारतीयों के द्वारा क्यों किया जाएगा? दूसरा तो गलत है। तो ये क्वेश्चन बड़े सरल हो जाते हैं कथन कारण के, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो यह था करजन, करजन के समय में ये पारित हुआ था, और ये 1904 की बात है। करजन 1905 बंगाल विभाजन जब हुआ, उसके पहले 1904 में ये पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000
50,000 पाउंड की धनराशि भी इसने आवंटित की थी। एल्बर्ट विल विवाद संबंधित किससे था? तो एल्बर्ट विल विवाद संबंधित था किससे? तो ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाए, ये इसी से रिलेटेड था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया गया, यही एल्बर्ट विल था। और पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद के उसमें वीर सदस्य हुआ करते थे। तो जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं, यही इस बिल का उद्देश्य है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य विस्तार कब हुआ था? तो ये अंतिम मुख्य विस्तार जो हुआ था ये डलहौजी के समय हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डलहौजी की विजय और विलय की जो नीति थी उसने 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन के तहत लाया था। और रिचर्ड टेम्पल एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे जो योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे थे उनमें से किसी ने भी कदाचित ही उसकी समानता की हो। इसकी इसकी डलहौजी की। तो ये कथन है रिचर्ड टेम्पल का। विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने किस जेल में अपना बंदी जीवन व्यतीत किया? तो ये सेलुलर जेल में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पोर्ट ब्लेयर में उस समय सेलुलर जेल थी, वहीं पर यह सजा याफ्ता था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो गांधी इरविन समझौता याद करिए, अलग अलग प्रश्न के लिए ये हुआ 1931। जलियांवाला बाग नरसंहार और ये याद कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको आता है कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना। अब एक आपका बच रहा है कैबिनेट मिशन, ये 1946 में हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1919 की जो ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 3 के बाद में 1 1 के बाद में 4 और फिर 2 3 1 4 2। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उस समय सरकार पूछ ली जाए तो लेबर पार्टी की सरकार थी, उसके नेता थे एटली। भारतीय नेताओं से अब अनौपचारिक स्तर पर उन्होंने बातचीत की थी और जनवरी 1946 की यह बात है और इन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा था। ठीक है, 1946। अगला जो प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो ये कर्जन को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1905 का दिन आपको याद है, 16 अक्टूबर। बंगाल को इसने विभाजित कर दिया था, बहुत दुख भरा माहौल पूरे बंगाल में हो गया था। तो बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था और वहां पर इसने ये काम किया था। तो करजन को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। उस समय ये वायसराय था यहाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष कौन था? तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कांग्रेस और लीग का समझौता इसमें हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इसी 16 वाले अधिवेशन में समझौता हुआ था, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो था ये 12 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर, मतलब 12 वर्ष से कम कहिए, अधिक न कहिए, जो 12 साल से छोटी कन्याएं थी, इनकी छोटी कन्याओं की शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। तो 12 साल से कम की जो कन्याएं थी उन पर ये रोक लगाना, बाल गंगाधर तिलक ने इस बिल का विरोध भी किया था, विरोधी के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो 1891 में आया था द एज ऑफ कंसेंट। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ था? तो ये संबंधित था प्रफुल्ल चाकी से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। 30 अप्रैल 1908 की यह घटना है, किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास किया था। तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और फिर खुदीराम बोस को क्या किया गया था? फांसी दे दी गई। तो ये दोनों प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इसी से रिलेटेड। लोकमान्य तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया, कथन सही है। और इनकी मान्यता थी कि सरकार के बजाय समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए कदम उठाने चाहिए। तो दोनों ये सही भी हैं और व्याख्या भी है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। अगला जो प्रश्न है,
एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल, शामिल की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, कौन सा मुस्लिम नेता इसमें शामिल हुआ था? एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग थी, तो ये जिन्ना ही शामिल हुआ था इसमें। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा द्वितीय होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में अडयार एक स्थान पड़ता है, अडयार में की गई। ठीक है, तो इसमें ये भी शामिल हुए। अगला जो प्रश्न है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो असहयोग का मुख्य प्रस्ताव 20 में सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और इसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव जैसे ये जो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिए कलकत्ता में एक कांग्रेस महासमिति का आयोजन हुआ। तो गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा, असहयोग का प्रस्ताव रखा, तो उसके बाद में गांधी जी के इस प्रस्ताव का एनी बेसेंट ने विरोध कर दिया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में फिर से अधिवेशन जब हुआ, तो दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव से संबंधित लाला लाजपत राय और चितरंजन दास, जो सी आर दास है, इन्होंने अपना विरोध फिर वापस लिया। ठीक है ना, तो उसके बाद में फिर ये प्रस्ताव रखा गया। और ये जो पूरा मतलब ये मामला था, विवाद तो होते ही रहते थे, जहां कुछ बर्तन रहेंगे तो उसमें फटकेंगी, आवाज भी आएगी। तो इस तरीके से ये कहानी है। तो नागपुर के अधिवेशन में पुराने लक्ष्य अंग्रेजी सरकार साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर स्वराज का नया लक्ष्य भी इसमें घोषित किया गया। ये सारी चीजें बाद में कभी डिटेल में चर्चा। निम्नलिखित में से किसने वायसराय ऑफ इंडिया, सॉरी वॉइस ऑफ इंडिया, वायसराय नहीं, वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की का ये समाचार पत्र था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया, इंडिया, राप्त गोफ्तार ये सब शुरू किया था। अब यहाँ भीका जी कामा है, मदर ऑफ रिवॉल्यूशन इनको कहा जाता है, इन पे एक प्रश्न पूछा जाता है। लाला हरदयाल गदर इन्होंने प्रकाशित किया था। बी डी सावरकर का जहां तक संबंध है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इनकी ये पुस्तक है। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं डीसी सरकार। और भारतीय अभिलेख जो संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उनके बारे में एपिग्राफी में यही अध्ययन किया जाता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डीसी सरकार, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? बनाई गई जो समिति थी उसका नाम क्या था? बताइए कौन सी समिति थी? तो ये जो समिति थी उसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी ना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1900 कब इसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हंटर कमीशन 1919 में ही तो हो जाएगा, 1919 में। उसी तरह हत्याकांड हुआ था तो उसी समय इसका गठन किया गया था। 8 सदस्य थे, उसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में जगत नारायण थे, चिमन लाल से तलवार थे और साहबजादा सुल्तान अहमद थे। और 100 नंबर का ये प्रश्न है, मतलब 100 क्रम संख्या है इसकी, मार्क्स 100 नहीं है। सूची सुमेलित करनी है। लाला हरदयाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो लाला हरदयाल का आपको मैंने अभी बताया था, गदर सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली, बिपिन चंद्रपाल का वंदे मातरम और श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो 1 2 3 4 ये सब सही सुमेलित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मुस्लिम मुक्ति दिवस, तो मुस्लिम मुक्ति दिवस जो है ये सबसे पहले इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें, इसको मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे याद कर लीजिए। सबसे पहले इसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा और कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र जब देगा उसके बाद में मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। मुस्लिम मुक्ति दिवस के बाद में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 1 4 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब इसका जरा कोई एक व्यक्ति सन पूरा टाइप करे। मैं चाहता हूं कि इसका सन कोई एक व्यक्ति टाइप करे या मैं ही टाइप करूं। मैंने तो आपको ट्रिक बताया, अब इसका सन अगर आपको कोई एक टाइप करे, मैं कुछ काम आपको देना चाहता हूं, कोई एक सन इसमें टाइप करके हमको दिखाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, एक ऐतिहासिक
सम्मेलन हुआ था, एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 की बात है, याद करिए। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन होता है और रावी नदी के तट पर लाहौर में, और लाहौर के इसी सम्मेलन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की स्थापना की बात की गई थी, है ना। तो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, स्थापना सब सही है, घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? और ये आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाली एक सेवर्स संधि थी। उसमें हुआ ये था कि तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे, और जो तुर्की सुल्तान था, तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा ये लोग संसार के समस्त मुस्लिम मानते थे। तो इसी के विरोध में जो भारतीय मुसलमान थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन इसको कहा गया, और ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का मुस्लिम युद्ध माना जाता है, कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये मुस्लिम युद्ध था। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का नेता कौन था? तो ये डॉक्टर लाला हरदयाल थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश किया। फिर लाला हरदयाल ने वहां पर गदर आंदोलन भी चलाया। सोहन सिंह भाकना ने भी 1913 में युगांतर आश्रम की स्थापना भी इन्हीं से प्रेरित होकर की थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? तो ये 16 अगस्त 1946 थी। 16 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त नहीं, 16 अगस्त, 16 अगस्त 1946 ये तिथि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए इन्होंने चुना था। और अगला जो प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। वर्धा में 1942 में ये कांग्रेस की कार्यकारी समिति में जब भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा हुई थी। तो और उसके बाद में जब इसमें भारत इसकी अध्यक्षता उस समय, जैसे एक ये वर्धा में जब हुआ तो उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू और साथ में जवाहरलाल नेहरू, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये सब थे। फिर भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव इसमें पास कर दिया गया। इसकी अध्यक्षता उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये कौन, ये तो पूछा ही जाता है। एक प्रश्न अबुल कलाम आजाद पर और बनता है, अबुल कलाम आजाद पर एक प्रश्न और बनता है। वो प्रश्न क्या है? क्या उस प्रश्न तक आप पहुंच पा रहे हैं? जिसे आपसे सदस्य नहीं पूछे जाएंगे उसमें कौन कौन था, ये तो महत्वपूर्ण नेता उस समय थे। और वो प्रश्न ये है कि जब भारत जब आजाद हो गया तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपसे ये भी पूछा जा सकता है खिलाफत आंदोलन से ये जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? तो खिलाफत आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। 1940 से 45 के बीच में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? और ये थे कौन? ये थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी राजनीति में भी उसी चीज को मानते थे कि जो नैतिक रूप से सही हो, है ना, नैतिक रूप से सही हो वही राजनीति में भी सही हो सकता है, ऐसा गांधी जी का विचार। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? और ये थे महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ में प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में, जो अफगानिस्तान में है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जर्मनी और रूस ने इसको मान्यता भी दी थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस देश ने मान्यता दी, तो जर्मनी ने इसको मान्यता दे दी थी और रशिया ने इसको मान्यता दे दी थी इनकी सरकार को, विदेश में जो गणतंत्रात्मक सरकार थी। नीचे दिए गए मुकदमों की सूची को आप तिथि के हिसाब से सेट करिए। लाहौर मुकदमा, लाहौर संयंत्र मुकदमा तो कब हुआ था? 1915 में। और एक दूसरा संयंत्र मुकदमा 1931 में भी हुआ है, ठीक है। तो 1915 और 31 ये दो डेट है इसके बारे में। लाहौर का प्रथम संयंत्र मुकदमा ये 1915 में है, और जो दूसरा संयंत्र मुकदमा है ये 1931 में। काकोरी मुकदमे की अगर बात की जाए तो काकोरी केस हुआ था 1925 में, और इस पे प्रश्न बन सकता है क्योंकि यूपी में काकोरी को अभी
क्या किया गया है? ट्रेन डकैती से हटा के क्या किया गया है, जरा बताइएगा। और कमेंट करिएगा। करंट में हमने डिस्कस किया था, यूपी वाले करंट में भी किया था। मेरठ का जो केस है ये 1929 में हुआ था, 1929 में। और कानपुर का जो केस है ये 1924 में हुआ था। बात समझ में आ गई? तो आप अब सेट करिए, तो 24, 25, 29, 31 कैसे सेट करेंगे इस हिसाब से? तो अगर 15, हाँ पहला पहले आप सेट कर रहे हैं तो 15 वाला मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 में लाहौर, लाहौर के बाद में ये चौथा हो जाएगा 24 यानी कानपुर, फिर काकोरी, फिर मेरठ। तो 1, 4 और 2, 3, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 जहां पे सेट होगा वहां पे उसको कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। लाल बाल पाल त्रिगुट में से केवल बाल गंगाधर तिलक ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला, क्या ये पहला सही है? दूसरा है कि बाल गंगाधर तिलक ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी। लाल बाल पाल जो त्रिगुट था इसमें लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहते थे, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन की विशेष जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष थे, है ना? इसमें ये गलत है, गंगाधर तिलक ने ही संभाला, ये गलत है ना? और अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो भी वही है, कौन है? लाला लाजपत राय। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1920 में इन्होंने, लाला लाजपत राय ने कार्यभार संभाला। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम था 1935 का। केंद्र में गवर्नर जनरल की समस्त संविधान का जो केंद्र बिंदु हुआ करता था तो उसको मान्यता दी गई, और विरोधी तत्वों को एक सूत्र में बांधने के लिए उसको बताया गया कि वही हेड व्यक्ति है, सबसे प्रमुख है, मंत्रियों के परामर्श से उसको कार्य करना होता था। तो इसमें ये संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन इसमें किया जाता है, सब उसी पे केंद्रित कर दी गई सबकी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो दिए गए कमीशन है या डिस्पैच है उनका सही कालानुक्रम आपको सेट करना है। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच मैंने आपको बताया था, शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, और रैले कमीशन, और ये सब दिया हुआ है। तो वुड डिस्पैच जो है इसमें, चलिए यहाँ पर सेट कर लेते हैं। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच हो जाएगा 1854 में सबसे पहले ये, फिर आ जाएगा हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन ये 1882 में आ जाएगा, शायद मैंने एक बार भी आपको बताया है। फिर रैले कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 1902 में रैले कमीशन आ जाएगा, और सैडलर कमीशन आपका 1917 में आ जाएगा। तो देखिए यही ऑप्शन आपका इत्तेफाक सही भी है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसी समय, ये 150 क्वेश्चन नहीं है, ये 600 क्वेश्चन से ऊपर है। हमारी टेस्ट सीरीज भी ऐसी ही होती है। हमारी जो जीआईसी की टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेता, मैं तैयारी की गारंटी देता हूँ। हमारी टीम मेहनत करती है आपकी तैयारी के लिए, हमारी टीम मेहनत करती है आपकी तैयारी कैसे इतनी अच्छी हो जाए कि आप उन सभी प्रश्नों का समाधान कर सकें, उत्तर दे सकें जो कि आपसे घुमा फिरा के पूछे जाए। हम इसके लिए तैयारी नहीं करवाते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे पाए। तो तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। अगला जो प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सर चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 1854 का जो डिस्पैच था उसी को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, ये इसमें कहा गया। शिक्षा के माध्यम से यह निश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम अंग्रेजी है, परंतु उसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। गांव में देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं, ऐसी भी बात की गई थी। तो ये सारी बातें इसमें थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र, कुछ भी पूछ लिया जाए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो लखनऊ का जो अधिवेशन 1936 का था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उसमें इसको अस्वीकार कर दिया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा हम नहीं मानेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित था काहे से? तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक सुधारों से ये संबंधित था। 1919 में ये आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से इसको जाना जाता है। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी में हुआ था। आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में, मैंने अभी आपको बताया था, बंटवारा जो हुआ था
प्रांतों के विषयों का, तो आरक्षित और हस्तांतरित इसी के अंतर्गत हुआ था। बाकी मैंने डिटेल में आपको बताया ही था कि किसमें क्या था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुई? तो ये 1919, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली परोक्ष, 1892 का ये अधिनियम था। 1892 का जो ये अधिनियम है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो इसी में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है, और ये 6 माह तक ये अध्यादेश जो जारी करेगा, इसमें रखा गया था कि 6 मंथ तक ये वैलिड रहेंगे। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये संस्तुति की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के अंतर्गत, है ना। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी में अनुशंसा की थी कि ऐसा किया जाए, इंग्लैंड और भारत में दोनों जगह पे आयोजित की जाए, और भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए 1/3 आरक्षित किए जाए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 1922, ये भी याद रखिए, पूछा जाता है, 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई थी सबसे पहली बार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो यह अधिकार 1786 में एक अधिनियम आया था, ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया था ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए, वो मान नहीं रहा था, तो उसी के तहत ये मिला था, 1786 का ये एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो बिहार के लिए जो प्रांतीय सभा थी वो 1774 में ये स्थापित हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 का जो एक्ट था उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ब्रिटिश संसद ने इसको पास किया था, है ना। और 74 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी? तो यह था दी पूना सार्वजनिक सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी, तो जोशी याद रखना आप, और साथ में रानाडे, रानाडे से कनेक्ट करके इसको पूछा जाता है। 1870 में इसकी स्थापना की थी, और 75 में इन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष करते हुए याचिका प्रस्तुत की थी। कालक्रम की दृष्टि से घटनाओं को बताइए, इसमें से अंतिम घटना कौन थी? होम रूल लीग, होम रूल लीग के बारे में आप जानते हैं, अभी चर्चा हुई थी। 1916 खिलाफत आंदोलन, 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था ये भी आपको जानना चाहिए। ये 1921 कहां पे हुआ था मोपला विद्रोह, ये भी आपको जानना है। मोपला, मोपला कहां पे विद्रोह होगा, ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए इस प्रश्न का। तो अंतिम घटना इसमें मोपला विद्रोह ही हो जाएगी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा, समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, ये सत्य नहीं है। वो पैदल यात्रा थी, सही है। 78 सत्याग्रहियों ने इसको प्रारंभ किया था, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब इसमें शामिल थे, सही है। 12 मार्च 1930 को इसको शुरू किया गया था, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, ये भी डेट आपसे पूछी जाती है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल इसके बीच में ये चली थी, 1930 में ही। और गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक हाथ में उतारकर नमक कानून तोड़ा था, ये समुद्र के किनारे पहुंच के नमक बनाया था, ये गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था, मेरे बंधु ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हार मास है, तुम्हारे बांधव हैं? और ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित जो उपन्यास है, सॉरी, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइए कौन है इसके लेखक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नहीं, एक प्रश्न ये छूट रहा है, 127 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1890 ईस्वी में इंडियन सोशल रिफॉर्मर, तो ये आरंभ किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
किसने? सही है, ये गलत है। ये उस वाले प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूं। इंडियन सोशल रिफॉर्मर का आरंभ किसने किया था? तो के एन नटराजन, के एन नटराजन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी की बात अभी हम कर रहे हैं। तो ये जो के दक्षिण भारत में ये समाज सुधारक थे के एन नटराजन, 1800 ईस्वी में इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्रिका इन्होंने निकाली, और इस संस्था का उद्देश्य था विधवा विवाह को बढ़ावा देना। अब इस प्रश्न पे आते हैं, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम कृति थी, बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंगाली साहित्य में एक नव युग का आरंभ यहां से माना जाता है। बंग दर्शन नामक समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया था, और किसानों की जो दशाएं थी, शोचनीय स्थिति, उस पर इन्होंने लिखा था बहुत कुछ, है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना वो आनंदमठ है, सन्यासी विद्रोह वाली जो अभी हमने बताया था। और वंदे मातरम नामक जो गीत है, यहीं से लिया गया था, इसी ग्रंथ से, और वो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक और मूल मंत्र बना। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्नातक छात्र भी थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 7-8 प्रश्न आपके तैयार हो गए। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी ये ज्योतिबा फुले की पुस्तक है ना। और 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की। 1873 सत्यशोधक समाज, ये 1873। और 1872 की बात है जब इन्होंने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखा था। इसको कब कब लिखा था? 1872 में। और ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम: ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, मद्रास वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, महिला राष्ट्रीय संघ, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वीमेन। तो जो पहला है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो इसका 1927 में गठन हुआ था, नोट कर लीजिए 1927। मद्रास वीमेन इंडियन एसोसिएशन, ये 1914 में इसका गठन हुआ था। अगला है महिला राष्ट्रीय संघ, तो महिला राष्ट्रीय संघ 1928 में इसका गठन हुआ था। और नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन ये 1925, ठीक है, 1925 में। तो अब 1914 फिर 25 फिर 27 फिर 28, तो 14 यानी कि 2 और 4 और पहला और फिर तीसरा, तो 2 4 1 3, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बारदोली क्षेत्र में कपिलराज जनजाति के लोगों को उच्च जाति के यहाँ पुश्तैनी मजदूर रखा जाता था। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो ये मौलाना हुसैन अहमद थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक थे मौलाना हुसैन अहमद। इसको याद करिए, सही से तैयार कीजिए। और दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वो बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो ये राधाकांत देव थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1830 ईस्वी में इन्होंने बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी और उसी के द्वारा सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन कर रहे थे महोदय। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये सत्य शोधक जो समाज था ज्योतिबा फुले का, 1875 में इन्होंने इसको शुरू किया था। अभी 73 मैंने बताया था क्या सत्य शोधक समाज के बारे में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 73 75, ये दोनों डेट, 75 ज्यादा सही है इसके लिए मेरे ख्याल से। सत्य शोधक समाज कब स्थापित हुआ? तो सत्य शोधक समाज 75 की 73, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब हुआ। तो सत्य शोधक समाज जो हो जाएगा वो 1800, कब माना जाए इसको सत्य शोधक समाज को? 1875 ज्यादा सही है। तो वहां पे जहां पे मैंने 73 बताया है उसको भी आप 75 ही कर लीजिए, क्योंकि ये 73 नहीं है, सॉरी 73 नहीं 75, सत्य शोधक समाज ये 75 ही कर लीजिए, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आप लोग उन गलतियों को सुधारा करिए, बताया करिए, ठीक है। तो ये जो सत्य शोधक समाज था ये पिछड़े वर्गों का उत्थान से रिलेटेड था और ज्योतिबा फुले का है, ये तो आप जान ही गए हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल किसने दिया था, ये पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य अंग जो थे
ये सभी विचार जो थे वो बाद में बन गए, मुख्य अंगों में से इनके विचार आते हैं। गांधी जी ने फिर इनको फॉलो किया। निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये मेजर मुन्नो था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, रिपीट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जो 150 में रिपीट हुआ है अभी तक, मतलब 136 तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किस संधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ? तो ये इलाहाबाद की संधि थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1765 में ये संधि हुई थी। डेट भी मैं आपको बता दूं तो ये 12 अगस्त 15 अगस्त के 3 दिन पहले हुई थी। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था। टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड मैकार्टनी था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में, तो 1784 भी ध्यान रखना। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दस्तक जो शब्द है ये शुल्क मुक्त व्यापार से इसका मतलब है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त विशेष प्रपत्र जिसके द्वारा उन्हें कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी, वही दस्तक था। अगला जो प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो ये टीपू सुल्तान था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये हैदर अली की जब मृत्यु इसके पिता की हो जाती है तो 1782 में ये गद्दी पर बैठता है। 1799 में फिर ये इसकी डेथ होती है, मारा जाता है। ये जैकोबिन क्लब की स्थापना भी इसने की थी, है ना। दक्षिण भारत का अंबेडकर भी इसको कहा जाता है, ऐसा भी एक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ? तो डलहौजी की अपहरण नीति का शिकार सतारा हुआ, नागपुर हुआ, सिंधिया हुआ, लेकिन ये मैसूर नहीं हुआ था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और मैसूर पर कब्जा करने के लिए 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब युद्ध हुआ था तो मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान थे, तो टीपू सुल्तान जो है उनको पराजित कर दिया था और उनको मार डाला था अंग्रेजों ने। तो मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार इसी के अंतर्गत हो गया था, है ना। अपहरण नीति का शिकार ये नहीं हुआ था। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? तो ये जो प्राप्त हुआ था ये अवध के नवाब से इसने प्राप्त किया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बंगाल के बाद अवध के नवाब से। सुजाउद्दौला के शासनकाल में ही अवध राज्य में अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा था। और फिर आशुपुद्दौला के शासनकाल में और वृद्धि हुई। फिर शहादत अली खां आते हैं तो राजा की उपाधि धारण की, अवध के राजा की। तो 1801 में अंग्रेजों की सहायक संधि को भी उन्होंने स्वीकार किया। फिर अवध का अंतिम शासक कौन होता है? नवाब वाजिद अली शाह। और इसी के शासनकाल में कुशासन का फिर आरोप लगा के 1856 की बात है, डलहौजी अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लेते हैं, अवध राज्य को। किस वायसराय के कार्यकाल में स्वायत्त विद्रोह हुआ था? तो स्वायत्त विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1880 से 1884 के बीच में इसका कार्यकाल था। एल्बर्ट विल प्रस्तुत किया था इसी के 1880 से 84 नहीं, रिपन का जो कार्यकाल है 80 से 84, ये कुछ गलत में बता गया। एल्बर्ट विल प्रस्तुत किया गया रिपन के समय में ही। और विधेयक में इसमें फौजदारी दंड व्यवस्था में भेदभाव को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया था। तो जो रिपन था, रिपन का जो कार्यकाल था ये भी आपको जानना चाहिए। रिपन का कार्यकाल क्या था, है ना। तो किसी को पता हो तो जरा टाइप करके बताएं रिपन का कार्यकाल। तो रिपन का जो 80 से 84 ही था। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बता रहा था, ये बिल्कुल सही है, मैंने चेक किया इसको और बढ़िया है, याद कर लीजिए इसको। 80 से 84 की ही बात है। ठीक है, तो 80 से 84 की जो बात की गई है ये सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। और दूसरा है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो आयरकूट ने किया था। तो दोनों ही बातें ये सही हैं। फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया था, अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट ने किया था। फ्रांसीसियों का लाली याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, फिर इसमें क्या हुआ था? 1761 की बात है, 16 जनवरी को फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1831 में बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया। किनके मध्य? तो राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेलवी के मध्य लड़ा गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1831 की बात है, 1831 में ये लड़ा गया था, बालाकोट का युद्ध था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मुनरो ने शुरू किया था।
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से रैयतों के साथ सीधे लगान का समझौता कर लिया गया था। ठीक है, और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इसको भी ध्यान रखना। 51% भूमि इसी के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पूरी भूमि का 51% इसमें आ रही थी। ठीक है, कर्नल रीड और मुन्नो ये दो पदाधिकारी थे। 1792 ईस्वी में इन्होंने इसको, जब वहां पे पहुंचे, मद्रास में इनको भेजा गया था, तो वहां पे इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने लागू की थी। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये मद्रास लेबर एसोसिएशन था। मद्रास लेबर एसोसिएशन ये पहला ट्रेड यूनियन था। 1918 में इसका पंजीकरण वीपी बाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर कराया था। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने इस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था टिकट पर। 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना का कार्य दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत में दुख दर्दों का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था। फिर 1892 में जो लिबरल पार्टी थी, उदारवादी दल था, उसकी टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ा इन्होंने और पहले भारतीय बने इसमें चुने जाने वाले। तो 1865 में इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, लंदन इंडिया सोसाइटी, और 1892 में ये चुने गए थे उदारवादी दल से और पहले भारतीय थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे एलिजा एम्पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये रेगुलेटिंग एक्ट में क्राउन आज्ञा पत्र द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और 3 छोटे जजों वाले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 74 में एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये छोटे न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए थे। तो एलिजा एम्पे थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम है ना। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया और जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे और इसका मुख्य कार्य था डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो इसकी स्थापना पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपको किसी भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत विश करता हूं कि आप उसमें निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स से सफल हो। और अगर आपको लगता है ये क्लास किसी अन्य के लिए भी उपयोगी है तो उन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और 6307281212 हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस पर व्हाट्सएप और कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी है तो आप उन सभी व्यक्तियों तक जिनके लिए उपयोगी है शेयर करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करिए जिससे हम आगे आपके लिए काम कर सकें। थैंक यू सो मच।